पेशे खिदमत है कहानी काला जादू का चौथा हिस्सा। दूसरा दिन हस्बे मामूल था। सुबह का नाश्ता मैंने रगबत से कर लिया था। किसी और ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी, लेकिन दोपहर को 12:30 बजे के करीब मेरी मुलाकात आई और मुझे कुछ लोगों के सामने पहुंचा दिया गया। फरीहा, रेहाना बेगम और सरफराज थे। उन सब की आंखों में मेरे लिए रहम और हमदर्दी के आसार थे। रेहाना बेगम की आंखें तो आंसुओं से भीग रही थीं। फरीहा मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। रेहाना बेगम कहने लगी, मसूद बेटे, अपने अहले खानदान का पता बताओ, हम उनसे मिलकर उनकी मुश्किलात का हल भी तलाश करेंगे। मैंने रेहाना बेगम से कहा, नहीं आंटी, आप ये सब ना करें। मेरे बारे में मुनासिब समझे तो आप शाह साहब से सारी तफसीलात मालूम करें। आपको इल्म हो जाएगा कि मेरे खानदान का मुझसे दूर रहना किस कदर ज़रूरी है। वो लोग बाहर तौर मुझे सब्र कर लेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर वो मुश्किलात का शिकार हुए तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। हम जान की बाजी लगा देंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, कोई बात नहीं, शाह साहब से बात कर लेंगे हम। और हाँ, ये बताओ तुम्हारे लिए और क्या किया जा सकता है? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। मेरी दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश रहें। मैं जिस अजाब का शिकार हुआ हूँ उससे मुझे निकालना आपके बस की बात नहीं है। बस हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दें। खैर, ये तुम्हारा अपना ख्याल है। हम कुछ करने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। आराम से रहो और अगर हो सके तो अल्लाह के बाद हम पर एतबार कर लो। हम तुम्हारे लिए यकीनी तौर पर वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। वो लोग चले गए और मैं उन अच्छे लोगों के बारे में सोचने लगा। भला मैंने क्या किया था? मैं तो अपने ही अजाब में गिरफ्तार था, और क्या ज़रूरी था कि वहाँ अगर मैं सरफराज की हैसियत कबूल भी कर लेता तो इन सारी मुसीबतों से महफूज रह जाता? नामुमकिन ही था, एक तरह से नामुमकिन ही था, क्योंकि भूरिया चरण मुझे ज़रूर तलाश कर लेता। चंद रोज़ मजीद यहाँ रहना पड़ा और फिर एक दिन जेल की गाड़ी आई और मुझे उसमें बिठाकर जेल पहुँचा दिया गया। गो ये जेल दूसरे शहर की थी, लेकिन जेलों से मुख्तलिफ नहीं थी। यहाँ भी गालिबन मेरे बारे में रिपोर्ट दे दी गई थी कि मैंने जेल में भी एक कैदी को कत्ल कर दिया था। चुनाचे जेलर साहब ने, जो सख्त इंसान मालूम होते थे, पहले तो मुझे कुछ नसीहतें की और कहा कि वह ज़रा मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। मेरे हाथ पाँव बआसानी तोड़ देंगे और मुझे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि मैं किसी को नुकसान पहुँचा सकूँ। बेहतर तरीका यही है कि मैं इंसानों की मानंद यहाँ रहकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार करूँ। मैंने गर्दन झुकाकर जेलर साहब से कहा था कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उन दिनों मेरे दिल में एक शदीद आरज़ू बेदार हो रही थी, वो ये कि काले जादू का तोड़ भी होता है। कुरानी आयात, अल्लाह का कलाम हर किस्म के जादू को ख़त्म करने की क़ुव्वतें रखता है। अगर मुझे कोई ऐसा इल्म आ जाए कि मैं भूरिया चरण को खुद से दूर रख सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। खुद तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया था, हालांकि वालिदैन ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी और दीन से वाकिफ़ कराने के लिए भी कार्रवाइयाँ की थीं, मगर मुझ पर बचपन ही से शैतान सवार था और मैंने उनके कहे को कभी नहीं माना था। आज इस बात का शदीद अफसोस था। अपने तौर पर ही कुछ न कुछ तो करता ही, चाहे बाहर से किसी की मदद ना मिलती, लेकिन इससे महरूम था। ये महरूमी बाज़ औक़ात बड़ा दिल दुखाती थी। जेल आने के तीसरे दिन शाह साहब मेरे पास पहुँचे। पुलिस की वर्दी में थे। वैसे ये अपने तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान थे और गालिबन मेरे किरदार से भी बहुत मुतासिर हो गए थे। मुझसे सलाम दुआ की और कहने लगे, जज साहब भी तुमसे मिलना चाहते हैं, किसी वक्त आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मालूम हुई थी उनसे। वैसे तुमने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी मैंने उसे पूरा किया है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अफसोसनाक इत्तलात हैं। मेरा दिल मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने अजीब सी निगाहों से शाह साहब को देखा और मुश्किलें तमाम कहा, क्या इत्तलात हैं शाह साहब? जल्दी बताइए, खुदारा जल्दी बताइए। वहाँ तुम्हारे अहले ख़ानदान महफूज नहीं रहे और वो भी मुसीबतों का शिकार हो गए। मैंने दोनों हाथ दिल पर रख लिए और धड़कते हुए दिल के साथ पूछा, क्या हुआ, क्या बात हो गई? तुम्हारे सिलसिला में अहले मोहल्ला तुम्हारे घराने से काफ़ी बददिल हो गए थे। वो आवाज़ें कसा करते थे और बुरा भला कहा करते थे, क्योंकि जो वाक़यात वहाँ पेश आए हैं और जिन वाक़यात के बारे में मुझे मालूमात हासिल हुई हैं वो मेरे लिए भी अजीब हैं। बार तौर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अहले मोहल्ला से तुम्हारे मामू और भाई का झगड़ा हुआ। तुम्हारे भाई ने एक नौजवान को चाकू मार दिया और वो नौजवान हलाक हो गया। तुम्हारा भाई फरार हो गया और तुम्हारे ख़ानदान को अहले मोहल्ला ने वहाँ से निकाल दिया और तुम्हारे घर में आग लगा दी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने मग़मूम लहजे में कहा, तो महमूद भी कातिल बन गया? वो मासूम बच्चा जिसने ज़िंदगी में हंसने खेलने के अलावा कुछ नहीं किया था, क्या वो कातिल की हैसियत से फरार हो गया? नहीं, वो मफरूर है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। और मेरे वालिदैन, मेरी माँ, बहन, मामू, वो लापता हैं। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं।
पुलिस ने बाद में उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को दस्तयाब नहीं हो सके। अखबार में भी उनके बारे में इश्तिहार शाया किया गया कि पुलिस से राब्ता कायम करें, लेकिन पुलिस से उनका कोई राब्ता कायम ना हो सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने तो यही सोचकर उन लोगों से अलहदगी इख्तियार की थी, कहीं मेरी नहुसत उन लोगों को भी अपनी लपेट में न ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो बराह रास्त मेरी नहुसत का शिकार हो गए थे। आह, मैं कितना बदनसीब हूं। अब न जाने क्या हाल होगा उनका। एक बेटे से हाथ धो बैठे थे, लेकिन महमूद, आह महमूद, मेरा महमूद। मैं दर हकीकत अपने भाई बहन को अपनी जिंदगी की तरह चाहता था। कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है मेरे घर वालों पर मेरी वजह से। शाह साहब मेरा चेहरा देख रहे थे, कहने लगे, देखो मियाँ, बदकिस्मती जब आती है तो पूछती नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन बिलाखिर ऐसी कुव्वतें भी हैं, इंसान को अपनी पनाह में ले लेती हैं तो सारे मुश्किल मसले हल हो जाते हैं। तुम्हारा केस मैं खुद देख रहा हूं और बड़ा अजीब महसूस हो रहा है मुझे। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं तुमसे मसूद, बददिल ना होना, वक्त का इंतजार करना। देखो, तकदीर ने तुम्हें फांसी से बचा लिया है। दुनिया तुम्हारी मौत का यकीन कर चुकी थी, लेकिन तुमने जो कुछ कहा है दूसरे लोग उस पर यकीन करें या ना करें, मुझे कुछ कुछ उस पर यकीन आता है, खास तौर से उन तहकीकात के बाद। मैं नहीं कहता कि कानून में तुम्हारे लिए कोई लचक हो सकती है। तुम्हारा मुकदमा अज सरे नौ तैयार हो रहा है और सरकारी वकील इस सिलसिले में फैसला कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूंगा कि तुम्हें जिस हद तक रियायतें मिल सकें हैं मिलें। उसके अलावा मेरा तुमसे ये वादा भी है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़ाती तौर पर तलाश करूंगा। अगर उन्हें कानून के हाथों कोई नुकसान पहुंचने का खतरा हुआ तो कम से कम मैं उसका जरिया नहीं बनूंगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक्त मिला तो फिर किसी वक्त आपको अपनी रुदादे गम सुनाऊंगा। आज तक मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को इसलिए नहीं सुनाई कि लोग मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हकीकतों से दूर का वास्ता भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। शाह साहब, मैं आपसे ये भी मदद मांगूंगा कि मेरे इस सिलसिले में रूहानी रहनुमाई की जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बराह रास्त मुलविस हो चुका हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है शाह साहब। मेरा नाम इम्तियाज़ आलम शाह है। अगर कभी किसी मसले में मेरी ज़रूरत पेश आए तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूंगा। कम से कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे लिए आंसुओं और आहों के सिवा और कुछ नहीं छोड़ गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रहा हूं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या क्या होता रहेगा? कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ हो सकता है मेरे लिए? कोई कुछ कर सकता है? मुझे अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत के बाहर मैंने रेहाना बेगम और सरफराज को देखा। उनके साथ बैरिस्टर इश्तियाक और फाजिली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत कराए और बोले, मुझसे कुछ देर से राब्ता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख ले लूंगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रेहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आप मेरे लिए यह जहमत क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? ज़रूरी है बेगम साहिबा, खुदा के लिए ये सब कुछ ना करें, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें। मेरे सिलसिले में ये सब कुछ आपके हक में बेहतर नहीं होगा। खुदा ना करे आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। तुम्हारी शराफत ने हमें ख़रीद लिया है मसूद, हम तुम्हारे मकरूज़ हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहिबा, मेरी एक और मुश्किल है, वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मसला है। अगर आप इंसानियत के रिश्ते से कुछ करना चाहती हैं तो इस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ। मेरे वालिदैन मेरी वजह से दरबदर हो गए हैं। डीएसपी इम्तियाज़ आलम शाह साहब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर उनका पता मिल जाए तो उन्हें सहारा दें, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, आवाज़ रुंध गई। रेहाना बेगम की आंखें भी नमनाक हो गई थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे उनके बारे में तफसील बता दो मसूद, इत्मीनान रखो, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। इम्तियाज़ आलम साहब सब कुछ जानते हैं, आप उन्हीं से मालूमात हासिल कर लीजिए। वैसे भी इस वक्त सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है, सरफराज ने कहा। ठीक है, हम खुद ही ये सब काम कर लेंगे, तुम मुतमईन रहो और अपनी तरफ से भी परेशान ना होना। हम इंतहाई हद तक कोशिश करेंगे, हिम्मत से काम लेना, बाकी जो खुदा का हुक्म होगा वही होगा। मुझे वापस जेल से ले आया गया। दूसरे दिन नए बैरिस्टर साहब सरफराज के साथ जेल पहुंचे। मुझसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी। सरफराज भी हैरान था, गालिबन उसे पहली बार इस सारी कहानी का इल्म हुआ था। वो नाकाबिले यकीन सी निगाहों से मुझे देख रहा था।
لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق صاحب نے تفصیلات مکمل کی۔ ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے جو ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھی۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کمبخت کہہ گر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جب کہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا شہر میں۔ بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئی تھیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسرے سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹلیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنٹلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھی۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزر گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میں زندہ تھا اور مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ میں وسیع اور عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا۔ کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ پاؤں بے چین ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسمے آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قاتل ہے،
और न जाने उसे क्या सजा मिली है। दिल सीना तोड़कर निकल आ रहा था। न जाने दिन कैसे गुजरा, कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। रात को बैरक में आ गया, खाना भी ना खाया गया। मेरे साथी रईस खान ने पूछा, क्या बात है मसूद, तबीयत तो ठीक है? हाँ, खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा रईस साहब। दिल? यहां भी दिल साथ लाए हो भाई? उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराया। नए कैदी आए हैं? मैंने कहा। हाँ, आते जाते रहते हैं। कौन सी कोठलियों में रखे गए हैं? तकसीम हो गए हैं। कुछ इधर भी तो लाए गए हैं। हाँ, 2-3 कोठलियां भरी नजर आ रही हैं। रईस खान ने एक तरफ इशारा करके कहा और मेरी नजरें उधर का तवाफ करने लगी। उन्हीं में से किसी में महमूद था। महमूद जिसे सारी कहानी मालूम होगी, अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, मेरी बहन के बारे में। दिल तड़प रहा था। बैरक में खामोशी तारी हो गई। बस कभी कभी संतरी के बूटों की आवाज सुनाई देती और उसके पांव नजर आ जाते। इसके सिवा कोई आवाज नहीं थी। दिल में ख्याल आया, क्या महमूद सजाए मौत का मुजरिम है? कत्ल के नतीजे में उसकी तवक्को तो की जा सकती थी। उसे क्या सजा दी गई है? क्या मैं हमेशा के लिए अपने भाई से महरूम हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों नहीं समझती कि यह मुजरिमों का घराना नहीं है? हम मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। हम पर रहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों नहीं समझती दुनिया? क्या ये कभी ना समझ पाएंगे कि ये सब कुछ एक शैतान का किया धरा है? हमारा कोई कसूर नहीं है। वो शैतान मुझे एक गंदे काम पर उकसाना चाहता है। वो एक मुकद्दस मज़ार की बेहुरमती कराना चाहता है मेरे हाथों। अपने काले जादू को मुकम्मल करने के लिए वो मेरा सहारा तलब कर रहा है और मैं अपने अकीदे के मुताबिक इस गंदी कोशिश में उसका साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ रहम क्यों नहीं किया जाता? ये सब उस शैतान के आलाकार क्यों बन गए हैं? ये मेरा साथ क्यों नहीं देते? और अगर मैं शैतानत पर उतर आऊं तो फिर ये रोते चीखते फिरेंगे। क्यों नहीं सोचा जाता मेरे बारे में? क्यों नहीं करते ये कुछ मेरे लिए? सब उस शैतान का साथ दे रहे हैं। आज अगर मैं बुराई के रास्ते अपना लूं, अपने दीन के रास्ते छोड़कर उस शैतान भूरिया चरण का साथी बन जाऊं, तो फिर ये सब मेरे तलवे चाटेंगे। शैतानत का राज क्यों कायम होने दिया जा रहा है? क्यों उकसाया जा रहा है मुझे? अगर महमूद को फांसी हो गई, अगर वो सजा पा गया, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। सुन लो मेरी बात। अगर तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं। मैं भी गलत रास्तों पर निकल सकता हूं। रोको मुझे गलत रास्तों पर जाने से। लेकिन ये दिल की खामोश चीखें थी जिन्हें सुनने वाला कोई ना था। इस रोए जमीन पर कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। मुझे अपनी बात सुनानी पड़ेगी। इन लोगों को अमल करके फिर दिखाना पड़ेगा। जज्बात के ये बोल उनके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। अमल चाहिए, अमल। वरना महमूद को हमेशा रोता रह जाऊंगा। इतनी बेबसी अच्छी नहीं है। मुझे महमूद के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। दिल में लहरें उठने लगी। हाथ पांव में अकड़न सी पैदा हो गई। रईस खान गहरी नींद सो रहा था। कमबख्त को पता नहीं ये नेमत कहाँ से मिल गई थी। वो सो जाता था तो अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी काट दिया जाता तो शायद उसे सुबह ही उसका पता चलता। इतनी गहरी नींद सोता था वो। मेरी आंखों में नमी खुश्क हो गई थी। एक जलन सी पैदा हो गई थी इन आंखों में। दिमाग में भी कुछ स्याह धब्बे उभर आए थे जो महसूस हो रहे थे। मैं पूरी संजीदगी से सोच रहा था कि अपने लिए मैं कुछ ना कर सका, लेकिन भाई के लिए जरूर मुझे कुछ करना होगा। दिमाग उस वक्त अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। चुनाचे साजिशें जन्म पाने लगीं और जब सुबह की रोशनी नमदार हो गई तो मेरे जहन में पूरा प्रोग्राम बन चुका था। उस वक्त मेरे वजूद में एक नया इंसान जाग उठा था और मैं कम अज कम उसे भूरिया चरण नहीं कह सकता था। मैं रास्ते मुतय्यन करता रहा, फैसले करता रहा और मैंने अपने वजूद के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया। आज मैं एक ज़्यादा ज़हीन और ख़ुद मुख्तार इंसान था। किसी किस्म की बेकसी और बेबसी का कोई एहसास मेरे जहन में नहीं था। रात को मामूल के मुताबिक बैरक में आ गया। खाना वगैरह भी खा लिया था। रईस खान ने तबसरा भी किया था मुझ पर कि कल की निस्बत आज मेरी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने कहका लगाकर उससे कहा था कि बीमारी रोज़ाना तो नहीं होती। दिन की रोशनी में मैंने महमूद को देखा और उस बैरक को भी जिस्मों से रखा गया था। हर एहसास, हर खतरे से बेनियाज होकर मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। बैरकों में सन्नाटे फैलते चले गए। संतरी ड्यूटी पर आ गया और जेल की दुनिया खामोश हो गई। हालांकि मैं जानता था कि इस सन्नाटे में हजारों आवाजें पोशीदा हैं। न जाने कितने लोग जाग रहे हैं, न जाने कितने लोग रो रहे होंगे, लेकिन ये रोना बेआवाज होता था। उनके सिर्फ दिल रोते थे। जेल का अंदरूनी हिस्सा तारीक था, लेकिन बाहर रोशनी थी। रात को ड्यूटी वाला संतरी बदस्तूर बैरक में गश्त करता रहा था।
اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹلی کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک کراہیں نکلنے لگیں۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے یہاں۔ انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹلی تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹلی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی۔ محمود جاگو، محمود، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مرد کی گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے سمجھ لیا انہیں، جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بات میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسرے کھلے دروازے پر، پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹلی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی۔ ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کے دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، میرا محمود نہیں۔ لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگ کر آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی کہ محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔
टूटी हुई दीवार के करीब भी एक संतरी की ड्यूटी लगी हुई थी, मगर वो सो गया था। हमने उसे देख लिया था, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला करूं, महमूद ने अमल भी कर डाला। उसने सोए हुए संतरी को दबोच लिया था। कुछ धींगा मुश्ती हुई और फिर खामोशी छा गई। महमूद ने दूसरे संतरी की राइफल मुझे देखकर कहा, इसे संभालिए भाईजान। मैंने राइफल पकड़ ली। बस कुछ तकदीर ही का फैसला था कि हम उस टूटी दीवार के सहारे बाहर निकल आए। हालांकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, लेकिन वक्त हमारी मदद कर रहा था। जेल से बाहर आकर यकीन नहीं आ रहा था। ता हद्दे निगाह गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दूर तक हमें बहुत मोहतात होकर दौड़ना पड़ा, और जब जेल के टावर की रोशनी गायब हो गई तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। अब आबादी की रोशनियां ज्यादा दूर नहीं थी। मैंने महमूद को आवाज दी तो वो रुक गया। थक गए भाईजान? बिल्कुल नहीं, मगर शहर में दाखिल होना खतरनाक होगा। हमारे जिस्म पर कैदियों का लिबास है। शहर में तो दाखिल होना पड़ेगा, वहीं कुछ बंदोबस्त हो सकता है, महमूद ने कहा और फिर बोला, आइए देखते हैं। मैं आगे बढ़ गया। मुझसे कहीं ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। राइफल उसने इस तरह संभाली हुई थी जैसे जरूरत पड़ने पर उसे बेदरेग इस्तेमाल करेगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थी। हम शहर में दाखिल हो गए और तारीक रास्तों का सहारा लेते हुए बिल आखिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसे रिहायशी इलाका कहा जा सकता था। एक बंगले के सामने महमूद रुक गया। उसने चारों तरफ का जायजा लेकर कहा, आप यहां रुके भाईजान, होशियार रहें। अव्वल तो मैं किसी हंगामे का मौका नहीं दूंगा, मगर देर हो जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना मुनासिब होगा। मगर महमूद, सिर्फ लिबास के हसूल की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं, आप फिक्र न करें। मैं बंगले के सामने एक दरख्त के पास पहुंच गया। तारीकी के बावजूद महमूद की हरकत का जायजा ले सकता था। उसके काम में बड़ी महारत का एहसास होता था। इस मुख्तसर वक्त में उसे सब कुछ कैसे आ गया। वो बंगले में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गया और मैंने गर्दन उठाकर दरख्त को देखा। उसकी फैली हुई शाखों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। वहां से मैं बंगले के अहाते के अंदर देख सकता था। चुनाचे मैं फौरन दरख्त पर चढ़ गया। बंगला अंदर से तारीक था। मुझे कुछ नजर ना सका और मैं तारीकी में आंखें फाड़ रहा था। फिर मेरे कानों में कुछ मदम मदम चीखों की आवाजें उभरी और मैंने राइफल संभाल ली, लेकिन चीखें दोबारा न सुनाई दी थी। कोई 2 मिनट के बाद बंगले में कुछ रोशनी नजर आई। ये रोशनी किसी खिड़की के शीशों से झलकी थी। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था। जान आंखों में सिमटी आ रही थी। बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। न जाने क्या हो रहा है, न जाने महमूद। वक्त किस तरह गुजरा कोई एहसास ना हो सका। मुझ पर लर्जा तारी रहा। फिर मैंने एक साया बंगले से बरामद होते देखा। कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। वो बाकायदा गेट खोलकर बाहर आया और मैंने उसे पहचान लिया। वो महमूद ही था, मगर शलवार कमीज में मलबूस। अब उसके हाथ में राइफल के बजाय एक सूटकेस था, जिसे संभाले वो बाहर आया और परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मैं फुर्ती से दरख्त से नीचे कूद आया था। महमूद ने मुझे देख लिया और तेजी से मेरे करीब आया। उसने बगल से एक बंडल निकालकर मुझे देते हुए कहा, दरख्त की आड़ में जाकर लिबास तब्दील कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त होगा। ओह, क्या बंगले के मकीन? नहीं, उनका खतरा नहीं है। बातों का वक्त नहीं था। मैंने फौरन लिबास तब्दील कर लिया। इस दौरान महमूद ने सूटकेस से पेशावरी चप्पल निकाल ली थी। इन्हें पहन कर देखिए, खुदा करे ये आपके पैरों में आ जाएं, बस काम चल जाए, बाद में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने चप्पलें पहनी, बिल्कुल ठीक आई थीं। महमूद हंस पड़ा। यूं लगता है जैसे वहां हमारे ही 2 भाई और मौजूद हैं। उनके जिस्म और पांव हमारे जैसे हैं। चोरी करनी पड़ी महमूद? मैंने तासुब से कहा और महमूद हंस पड़ा। नहीं, मैंने उनसे दरख्वास्त की थी। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? सिर्फ इतना कि उन्हें सुबह तक बंधे पड़े रहना पड़ेगा। मुंह में कपड़ा ठंसा हुआ है, मगर नाक से सांस लेते रहेंगे। सुबह कोई ना कोई उन्हें खोल देगा। महमूद ने जवाब दिया। तुम्हारी राइफल? वहीं छोड़ दी। आप भी फेंक दें, बेकार हैं अब ये हमारे लिए। अब हम शरीफ लोग हैं। ये सूट के साथ रखोगे? जरूरी है। आइए, रेलवे स्टेशन तक पैदल ही चलना पड़ेगा। खुदा करे अभी जेल में हमारे फरार का अंदाजा न हुआ हो और हमें यहां से निकल जाने का मौका मिल जाए। हम दोनों चल पड़े। अभी तक तो तकदीर ने साथ दिया था और मुझे हैरत हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी खुशबख्ती से तो बिल्कुल मायूस था। हाँ, ये हो सकता है कि अभी महमूद के वक्त बिल्कुल तारीक ना हुए हों और उसकी तकदीर से मेरा भी काम चल रहा हो। रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन हमें ट्रेन कोई 5:15 बजे मिली थी और ये वक्त जैसे गुजरा है अल्लाह जानता था। आंखें वहशत ज़दा थीं। महमूद ने ट्रेन के बारे में मालूमात हासिल करके 2 टिकट खरीद लिए थे।
ट्रेन सिर्फ 2 मिनट यहाँ रुकी और हम उसमें सवार हो गए। पूरे कंपार्टमेंट में एक भी शख्स जागता नहीं मिला। हमें आसानी से बैठने की जगह भी मिल गई थी। तवील तरीन जद्दोजहद के बाद उन लम्हात को सुकून के लम्हात कहा जा सकता था। मैंने कहा, महमूद, बंगले के मकीनों ने तुम्हारी सूरत देख ली थी। छुपाने की ज़रूरत भी नहीं थी भाईजान। हमारे बारे में तहकीकात करने वालों को हमारे सारे प्रोग्राम की तफसील तो पता चल जाएगी। उनके पास हमारे फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं, इसलिए हर एहतियात बेकार थी। हम जेल से फरार हुए, शहर में दाखिल हुए, बंगले में चोरी की और फरार हो गए। हाँ, असल एहतियात अब शुरू होगी। मैंने लंबे सफ़र का टिकट ख़रीदा है, मगर दिन को 9 बजे के करीब जो स्टेशन आएगा हम वहाँ उतर जाएंगे। अगर कोई बेहतर जगह हुई तो कुछ क़याम करेंगे, वरना किसी और ज़रिया से आगे बढ़ जाएंगे। उसका कहना दुरुस्त था। मैं खामोश हो गया। कुछ देर के बाद वो बोला, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लें भाईजान। और नहीं तो मैं तो रातों को जागने का आदी हो गया हूँ। तुम सो जाओ महमूद, इत्मीनान से सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। तब मैं सो रहा हूँ, उसने कहा और थोड़ा सा खिसक कर आंखें बंद कर लीं। वो चंद लम्हात में सो गया। ये उसकी हमेशा की आदत थी। वो इसी तरह सो जाता था कि बिस्तर पर लेटा और सो गया। बाज़ औक़ात यकीन नहीं आता और हम उसके सोने को मक्कर समझते थे। मैं मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। माजी मेरे सामने से गुजरने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था। वही नींद के आलम में खुल जाने वाले होंठ और उनसे झांकते हुए 2 दांत। बिल्कुल ऐसा ही दहाना शमसा का था। शमसा मेरी बहन। आंखों की कोरें भीग गईं। क्या हो गया था ये सब कुछ? कैसे मुंतशिर हो गए थे हम सब? कैसे बेकल हो गए थे मेरी वजह से? सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैं तो मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल था। इब्तदा ही से मेरे लक्षण बिगड़े हुए थे। मगर महमूद, उसने मुख्तसर वक्त में जिस महारत का सबूत दिया था वो नाकाबिले यकीन था। मैंने तो बस इतना ही किया था कि बैरक के संतरियों पर काबू पा लिया था। ये सब कुछ भी जोश मोहब्बत में बेदार हो जाने वाले तूफ़ानी जज्बात का नतीजा था। आम हालात में ये सब कुछ नहीं कर सकता था, मगर महमूद का हर कदम ठोस था। कहीं भी वो खौफ का शिकार नहीं हुआ था। हालांकि उसने भी जज्बात में आकर जुर्म किया था, मगर उसके बाद महमूद की कहानी तारीकी में थी। ये महारत उसे कहाँ हासिल हुई? उसे माँ बाप के बारे में क्या मालूम है? दिल में लाखों सवालात मचल उठे, मगर वो सो रहा था। अच्छा है, थोड़ी सी नींद ले ले। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने अपने हम सफ़रों को देखा। उनमें बज़ाहिर कोई मशकूक शख्सियत नज़र नहीं आई थी जिससे ख़तरा महसूस किया जाता। उजाला फटने लगा, लेकिन वो सिर्फ उजाला था। दिन और रात का अमल, इसका मेरी तकदीर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। 7:30 बजे होंगे जब ट्रेन एक जाने पहचाने नाम के स्टेशन पर रुकी। बड़ा शहर था। मैंने बेख्तियार महमूद को जगा दिया और उसे उस स्टेशन के बारे में बताया। आइए, उसने कहा। गालिबन उसे भी उस जगह की अफादियत का एहसास हो गया था। हम स्टेशन से बाहर निकल आए। महमूद, मैंने आवाज़ दी, पैसों का क्या करें? पैसे काफ़ी हैं भाईजान, कोई 15,000 रुपये हैं। मैं चौंक पड़ा। मजबूरी थी भाईजान, ये बंदोबस्त भी वहीं से हुआ है। मेरा मतलब है उसी बंगले से करना पड़ा। आप यकीन करें, उनके पास कोई 60,000 रुपये की मालियत के ज़ेवरात भी थे, मगर मैंने वो उन्हें वापस कर दिए। पैसे मजबूरी थी, वरना ट्रेन के टिकट ही का मसला खड़ा हो जाता। मैं एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। मेरे कदमों में लर्जिश थी, मगर महमूद मुझसे ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा कर रहा था। हमने टैक्सी को इशारा किया और उसमें बैठ गए। महमूद ने ड्राइवर को किसी उम्दा से होटल में चलने के लिए कहा था। होटल दरमियाना सा था, मगर हमारे लिए बेहद मुनासिब। कमरा भी कुशादा था, डबल बिस्तर लगा हुआ था, मुल्ह का गुसल खाना था। पहले मैंने गुसल किया और यूं लगा जैसे नई जिंदगी हासिल हुई। उसके बाद महमूद गुसल खाने में दाखिल हो गया। इस दौरान में मैंने वेटर से नाश्ता लाने के लिए कहा था कि हमें सिर्फ चंद लम्हात की मोहलत मिली है। उसके बाद फिर वही तंगो तारीक कोठलियाँ, अदालत और आखिरी फैसला जिसे हमारी मौत पर ख़त्म होना था। ये आर्जी लम्हात हमें सिर्फ दुनिया को देखने के लिए हासिल हुए हैं। महमूद को जैसे कोई एहसास ही नहीं था। नाश्ता देखकर बच्चों की तरह खुश हो गया। मेरी पसंद का ऑमलेट, हरी मिर्चों वाला, उसने ऑमलेट पर झपटते हुए कहा। मैं खुद भी उसके साथ शरीक हो गया था। हमने खूब डट कर नाश्ता किया। महमूद की नीयत का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत पैदा हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई कुछ देर के बाद आकर कहेगा, बस उठो, वक्त ख़त्म, अब आप आराम से सो जाइए। महमूद ने कहा। नहीं महमूद, मुझे नींद नहीं आ रही। बीमार हो जाएंगे, रात भर के जागे और थके हुए हैं। तुम्हें नींद आ रही है? आ तो नहीं रही, बिस्तर पर लेटूंगा तो आ जाएगी।
अभी बैठो महमूद, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। पता नहीं जागने के बाद क्या हुआ, पता नहीं। महमूद के चेहरे पर एक दम गम आलूद कैफियत तारी हो गई। वो मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप खौफजदा हैं भाईजान? हाँ महमूद, मगर मेरे ख्याल में हमें अभी कोई ख़तरा नहीं है। वो जादूगर नहीं है कि जादू के ज़ोर से पता लगा लेंगे। मेरे लिए कुछ देर जाग महमूद, ज़िंदगी भर जागने के लिए तैयार हूँ भाईजान। मैं तो बस आपके दिल से खौफ दूर करना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, मुझे खौफ नहीं है। हालांकि मैं भी कत्ल का मुजरिम हूँ। मेरे लिए सजाए मौत की पेशगोई कर दी गई है। खुदा ना करे, मैंने तड़प कर कहा। महमूद ने एक प्याली चाय और बनाई और फिर बोला, आइए बातें करेंगे, मुझे तमाम सूरत हाल बताओ। ठीक है, उस वक्त से शुरू करता हूँ जब आप गिरफ्तार हो गए थे। सब परेशान थे, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। हमारी सिर्फ एक आरज़ू थी, आपकी ज़िंदगी बच जाए। अब्बू का फैसला था कि अपने तन के कपड़े तक फरोख्त कर देंगे आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। पास पड़ोस के लोग हमसे नफरत करने लगे थे। वो हम पर आपका नाम लेकर आवाज़ें कसते थे, लेकिन फैसला कर लिया गया था कि कान बंद कर लिए जाएं। हम पर बुरा वक्त है, उसके टलने का इंतज़ार किया जाए। चुनाचे हम खामोश रहे। फिर वो मनहूस वक्त आ गया जब महमूद अफसरदा हो गया। हम मुरझा गए थे, हम जिंदगी से दूर चले गए थे। मैं उन लम्हात के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आपकी जुदाई का वक्त आ गया। हम आपकी लाश लेने पहुंचे, मगर हमसे कहा गया कि लाश अभी नहीं दी जा सकती। खासी भाग दौड़ की हमने, मगर वहाँ कुछ अजीब अंदाज था। मामू रियाज ने तो उसी वक्त कहा था कि कुछ हो गया है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अम्मी तो सजदे में चली गई थी। रात को 3 बजे तस्दीक हो गई। पुलिस ने चारों तरफ से हमारे घर का मुहासरा कर लिया। तब बड़े बड़े पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बहुत मिन्नत समाजत करने पर एक बड़े अफसर ने बताया कि आपको फांसी नहीं दी जा सकी। ऐन वक्त पर आप फरार होने में कामयाब हो गए। हम लोग एक बार फिर जिंदा हो गए थे, मगर अब नई मुसीबत का आगाज हो गया। पुलिस हमारे मिलने जुलने की भी निगरानी करती थी। कोई कहीं जाता उसका पीछा किया जाता। तकरीबन 1 दर्जन छापे पड़े हमारे घर। आपको शकूर खान याद होगा? हाँ, वो दुकानदार लतीफ़ का बेटा। हाँ, मुझे याद है। गुंडा समझता था अपने आप को, अक्सर आवाज़ें कसता रहता था। उस दिन मामू रियाज बाजार गए थे। उसने मामू रियाज पर आवाज़ कसी तो वो रुक गए। उन्होंने नरमी ही से कहा था कि भाई, किसी पर बुरा वक्त आ जाए तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लतीफ़ खान भी बोल पड़ा। न जाने क्या कहा मामू से। वो घर वापस आए, हॉकी लेकर गए और लतीफ़ खान का सर खोल दिया। मैं मामू के पीछे दौड़ा था। लतीफ़ खान तो जख्मी हो गया, मगर शकूर ने मामू पर हमला कर दिया। पास ही सब्जी फरोश खड़ा था। मैंने उसके ठेले से छुरी उठाई और शकूर के सीने में उतार दी। भगदड़ मच गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल बिगड़ गई है। मैंने मामू के कान में कहा, मामू, मैं डाक बंगले में मिलूंगा, मौका मिले तो मुझे सूरत हाल बताइएगा। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। 5 दिन मैं डाक बंगले में छुपा रहा। छठी रात को मामू आ गए। बड़ी एहतियात से आए थे और कुछ ख़ास इंतजामात करके आए थे। शकूर मर गया था। मामू गिरफ्तार हो गए थे, मगर उनकी ज़मानत हो गई थी। पुलिस मेरी तलाश में थी। मामू ने कहा, हम घर छोड़ रहे हैं, पहले नाजिमपुर जाएंगे, उसके बाद कहीं और जाने का फ़ैसला करेंगे। 1 महीने के बाद मैं नाजिमपुर में शफीक खालू के यहाँ उनसे मिल लूँ और इस वक्त बस से निकल जाऊँ। वो मेरे लिए पैसों वगैरह का इंतज़ाम करके आए थे। चंद जोड़े कपड़े भी लाए थे। चुनाचे मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और बस में बैठकर वहाँ से चल पड़ा। बस फरीदपुर जा रही थी, मगर मैं जैसे ही फरीदपुर उतरा, पुलिस मेरे पीछे लग गई। शायद फरीदपुर इतला दे दी गई थी और मेरी तस्वीरें भी भेज दी गई थी। पुलिस को चकमा देकर मैं वहाँ से भागा और रेलवे स्टेशन पहुँचकर रेल में बैठ गया। रेल में मुझे चांद खान मिल गए। कौन चांद खान? कोई शनासा नहीं थे, वहीं शनासाई हुई। बहुत अच्छे इंसान थे, पूरा गिरोह था उनका। गिरोह? हाँ, जेब तराशों का गिरोह। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया, मगर मैंने उन्हें एक झूठी कहानी सुना दी। वो मुझे अपने साथ ले गए और अपने अड्डे पर मेरे क्याम का बंदोबस्त कर दिया। इस मोहब्बत से पेश आए वो मेरे साथ कि फिर मैं उनसे झूठ ना बोल सका और मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। वो पुलिस स्टेशन गए, वहाँ मेरी तस्वीर मौजूद थी। चांद खान ने मुझे वहाँ से हटाकर एक खुफिया जगह रखा और फिर मेरी तरबियत करने लगे। तरबियत? मैंने फिर दरमियान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने मुझे चाकू चलाना सिखाया, जेब तराशी सिखाई, पिस्तौल और राइफल का इस्तेमाल और निशानाबाजी। जिंदगी बचाने के सारे गुर सिखाए उन्होंने मुझे।
ताकि कहीं फंस जाऊं तो अपना बचाव कर सकूं। इस दौरान में वो मेरे लिए कुछ और बंदोबस्त भी कर रहे थे। किसी खास जहाज के कप्तान से उनकी दोस्ती थी। वो उसका इंतजार कर रहे थे और उनका इरादा था कि मुझे जहाज से निकाल दें। सुना है बहरी जहाज़ों पर खुफिया नौकरियां भी मिल जाती हैं। मुझे चांद खान के साथ कई माह गुजर गए थे। वादे के मुताबिक मैं नाजिमपुर भी नहीं जा सकता था। उन लोगों का ख्याल सताता था। आखिर मैंने चांद खान से इजाज़त ले ही ली। कैसी इजाज़त? मैंने पूछा। नाजिमपुर जाने की। इससे पहले भी मैंने कई बार उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हालात साजगार नहीं है, अभी जाना बेहतर नहीं रहेगा। वो लोग अभी नाजिमपुर भी न गए तो जहाँ गए वहाँ के बारे में बता जाएंगे। चुनाचे मैं जल्दबाजी न करूँ, पुलिस सरगर्म है। बिल आखिर चांद खान ने इजाज़त दे दी और अपना एक आदमी मेरे साथ कर दिया। हम छुपते छुपाते नाजिमपुर पहुँचे। मैंने शफीक खालू के मकान के दरवाजे में कदम रखा ही था कि शफीक खालू नजर आए। मुझे देखकर आतिश फिशां की तरह फट पड़े। आओ देखा ना ताओ मेरा गिरबान पकड़ लिया। बदमाश, आवारा, खूनी, तुझे मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? आपको मालूम है भाईजान, मैंने हमेशा खालू की इज्जत की। वो हमेशा मुझसे अच्छी तरह पेश आते रहे थे। मैं खुद हैरान रह गया। फौरन निकल जा यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगा, खालू जान बोले। खालू जान, मैं उन लोगों के बारे में मालूम करने आया था। उल्टे कदमों निकल जा वरना। क्या अम्मी अबू और दूसरे लोग यहाँ आए थे? मैंने खुद पर काबू रखते हुए पूछा। किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तू यहाँ से दफान हो जा। मुझे सिर्फ उन लोगों के बारे में बता दीजिए, क्या वो यहाँ हैं? दारुल अमान है ना ये तो? तुम्हारे बाप की जागीर है। कोई नहीं है यहाँ। कहाँ गए हैं? कुछ बताकर गए हैं? जहन्नुम में गए। चलो निकलो यहाँ से। खालू मुझे धक्के देने लगे। सर घुमा था भाईजान, लेकिन खुद पर काबू रखा। अंदाजा हो गया था कि इस वक्त खालू जान खाला से भी ना मिलने देंगे। चुनाचे वहाँ से वापस निकल आया, लेकिन उसी रात घर की एक खिड़की से अंदर दाखिल होकर खाला जान के पास पहुँच गया। वो मुझे सीने से लगाकर ज़ारों की तार रोईं। खालू दोस्तों में गए हुए थे। तब उन्होंने मुझे बिपता सुनाई। क्या? मैंने बेख्तियार पूछा। खालू जान वैसे ही तुनक मिजाज इंसान थे, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, और फिर अब्बू से उनकी कभी नहीं बनी। वाकयात की कुछ भनक उन्हें भी मिल गई थी, मगर जब ये लोग उनके पास पहुंचे तो वो हमदर्दी से पेश आए। अलबत्ता उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि वो उन्हें पनाह ना दे सकेंगे और ये लोग जल्द यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस तरह वो खतरे में पड़ सकते हैं। मगर पुलिस ताक में थी। खालू के यहाँ छापा पड़ा और पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। 3 दिन तक लॉकअप में रहे। शायद पुलिस ने उनसे भी हमारे बारे में पूछा था। 10,000 रुपये देकर जान छुड़ाई और अम्मी वगैरह को घर से निकाल दिया। ये थी खालू शफीक की कहानी। खाला ने कुछ बताया कि अम्मी अबू कहाँ गए? मैंने पूछा। उन्हें यह पता नहीं था, कुछ मौका ही नहीं मिला था। फिर क्या हुआ? बस भाईजान, खालू शफीक ने कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर डाली। जब मैं खाला के पास था तो उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं अंदर हूँ। पुलिस को इतला देकर उन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया। ओह, मैंने एक सर्द आह भरी। खाता खोल लिया है उन्होंने भाईजान अपना। कर्ज तो वसूल करना है उनसे, महमूद ने सर्द लहजे में कहा। ओह नहीं महमूद, नहीं बेटे, जहन ठंडा रखो, हम तकदीर से नहीं लड़ सकते। हाँ, चांद खान के उस आदमी का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ था? जाहिर है उसे भाग जाना था, वरना चांद खान पर पूरा केस बन जाता। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, बहुत सी बातें पूछी गईं और अभी मेरा केस चल रहा है। मुझे रिमांड पर जेल भेजा गया था। मैं खामोशी से महमूद की सूरत देखता रहा। माँ बाप का कोई पता नहीं चल सका था। दिमाग में बहुत से सवालात पैदा हो गए थे। अब क्या होगा? न जाने वो लोग कहाँ होंगे, किस हाल में गुजारा कर रहे होंगे। अगर उनका पता चल जाए तो हम दोनों कर भी क्या सकेंगे, सिवाय इसके कि उनके लिए मुसीबत बन जाए। और अब तो जेल से फरार और सिपाहियों को शदीद जख्मी करने का जुर्म भी आयद हो गया था। देर तक खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, चांद खान से इस दौरान तुमने राब्ता किया? बिल्कुल नहीं, और असूली तौर पर दुरुस्त भी है। कोई कितना इशार कर सकता है, वो जराइम करते हैं, मगर ये तो गर्दन फंसाने वाली बात थी। हाँ, मैंने गर्दन हिलाई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। महमूद भी सोच में डूबा हुआ था। फिर वो बोला, मुझे आपसे इस तरह मुलाकात की उम्मीद नहीं थी भाईजान। आप इस जेल में कब पहुंचे और ये सब कुछ क्या हुआ है? बस महमूद बेटे, तकदीर हमारे साथ ये खेल खेल रही है। क्या बताऊं क्या हुआ है? हाँ, बस इतना समझ लो कि ना मुझे जुर्म की जिंदगी से कोई रग़बत थी ना है। मैं तकदीर के शिकंजे में जकड़ा हुआ हूँ। कुदरत मुझे जिंदा भी रखना चाहती है। देखा यह है कि कब तक। फांसी घर में क्या हुआ था? जो कुछ हुआ था उसमें ना मेरा हाथ था ना कोशिश। मैंने गोल मोल जवाब दिया। महमूद को यह एहसास हो गया था कि मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। ये उसका प्यार था कि उसने मुझे मजबूर नहीं किया। फिर उसने कहा,
آپ کے خیال میں یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ امی ابو وغیرہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اللہ بہتر جانتا ہے، زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا ہوگا انہوں نے اپنے لیے، اور یہ بہتر ہی ہے۔ محمود، میری نحوست نے سب کو برباد کر دیا۔ محمود، تو بھی میرے بیٹے ان حالات کا شکار ہو کر نہ جانے کیا سے کیا بن گیا۔ تیرا یہ حال بھی میری وجہ سے ہوا ہے، ہمارا ان سے دور رہنا ہی مناسب ہے، کم از کم انہیں تو سکون ملے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان؟ ابھی آپ نے تقدیر کے بارے میں کہا تھا، تقدیر سب کی الگ الگ ہوتی ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری تقدیر کا معاملہ تھا۔ خیر، اب آئندہ کے لیے مجھے بتائیں کیا کیا جائے۔ میری بات مان لو کہ محمود؟ کیوں نہیں بھائی جان؟ وعدہ کر رہے ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں بھائی جان؟ محمود نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہے محمود جان ہے۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں۔ تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا، ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ یکدم سست ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جد و جہد کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ پھر وہ بولا، بھائی جان خدا کی قسم آپ کے ساتھ رہ کر زندگی کی ہر صعوبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، جان بچا کر نہیں بھاگنا چاہتا، لیکن اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں نکل جاؤں یہاں سے تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، چاند خان سے دوبارہ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا نظریہ کیا ہے۔ وہ اگر گھبرائے تو اللہ مالک ہے، کچھ اور دیکھیں گے، سوچیں گے، اگر آمادہ ہو گئے ہمارا کام کرنے پر تو پھر میں آپ کے حکم کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن ہوشیار رہنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ محمود اور میں اس پروگرام پر متفق ہو گئے تھے۔ اپنے بھائی سے مجھے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن میں چونکہ اپنے مشاغل میں مصروف رہتا تھا اور محمود کو صرف پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی، اس لیے بہت زیادہ قربت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ محمود میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ آنکھوں میں بار بار گزرا ہوا ماضی در آتا تھا، ایک پرسکون گھرانہ، ہنستے مسکراتے لوگ، بیچارے ماموں ریاض صرف نام کے ماموں تھے، ورنہ ہمارے لیے تو وہ بڑے بھائیوں جیسے ہی تھے۔ رہن سہن کا وہی انداز، وہی سب کچھ، سب ہی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تمام تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت دوبارہ نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم دونوں نے۔ بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے،
جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے۔ اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا۔ وہ چہرے ہی سے پروکار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہو، یہ مسعود ہیں؟ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا۔ کئی کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھیں۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی اور کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا۔ تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے ہو اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندہ، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئی تمہاری۔ اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے۔ اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاعات آپ کو کہاں سے ملتی رہیں خان صاحب؟ میاں، ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے، چاند خان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا، میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، آپ بس اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ممنونیت سے کہا۔ اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی آرام کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا، اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی تھی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو وہ واپس پہنچے تھے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں،
मुबारक हो, महमूद निकल गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महमूद की जिंदगी भी मौत से हम आगोश होने जा रही थी, और अगर ऐसा हो जाता तो मैं यही महसूस करता कि मैं उसका कातिल हूँ। लेकिन खुदा का एहसान हुआ था मुझ पर, मेरे भाई की जिंदगी बच गई थी। चांद खान ने मुझसे कहा, और अब मसूद मियाँ, ज़रा तुमसे तफसील से बातें होंगी। महमूद से मुझे जो हालात मालूम हुए उनसे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि बच्चा मुसीबत का शिकार हो गया था और मुझे उसकी ज़िंदगी का ख़तरा था, इसलिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा करता रहा। अब ज़रा तुमसे इत्मीनान से बहुत सी बातें करनी हैं। तुम ये बताओ, कोई ऐसी मसरूफियत तो नहीं तुम्हारी जो मेरी वजह से रुक जाए? नहीं खान साहब, मेरी मसरूफियत ही क्या है। महमूद से मिलकर माँ बाप के बारे में कुछ इतलात मिली थी। छोटी बहन भी है मेरी और मामू भी हैं जो भाइयों की तरह हैं, मगर अब वो सब न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। वैसे तुम्हारे खालू ने बड़ी ज्यादती की, ज़रा भी रिश्तेदारी नहीं निभाई। मानता हूँ कि हालात ख़राब थे, मगर रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। किसी से क्या शिकायत, जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने कर डाला। हाँ खान साहब, बस हम गर्दिश का शिकार थे, बल्कि हैं, और जब गर्दिश का शिकार होते हैं या मुसीबत आती है इंसान पर, तो लोग कहते हैं कि साया भी जुदा हो जाता है, मगर आपके पास आकर इस हकीकत को झुठलाना पड़ता है। देखो मियाँ, हम अपनी तारीफें नहीं सुनना चाहते। गुनहगार बंदे हैं, बुरे लोगों में शुमार होते हैं। अगर एक आध काम गलती से हो जाए तो तुम क्या समझते हो, हमें खुशी नहीं होती इसकी? मगर तुम्हारा क्या मामला था ये बताओ। बता दूंगा खान साहब, इत्मीनान से बता दूंगा। आप भी थके हुए हैं, आराम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा तुमसे लंबी नशिस्त रहेगी, सारी तफसील पूछेंगे, और बिल्कुल परवाह मत करो, अकेले नहीं हो तुम, हम तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। ये अल्फाज बड़ी अहमियत रखते थे। हालांकि दिल के गोशों में चोर था। कमबख्त लानती भूरिया चरण मुकम्मल तौर से गायब था, लेकिन जो कुछ उसने कहा था वो भी एक हकीकत थी। मेरा ताल्लुक जिससे भी कायम होता उस पर मुसीबत नासिल हो जाती थी। चांद खान बेशक दूसरी लाइन के आदमी थे, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ ज़्यादा वक्त रुक गया तो चांद खान भी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। आर्जी तौर पर बेशक उनके साथ रहा जा सकता है, मुस्तकिल नहीं। बहरहाल उसी रात चांद खान मेरे पास आ गए, साथ ही साथ बिस्तर लगवा दिए थे उन्होंने, और तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद हुक्का लेकर मेरे सामने बैठ गए और बोले, हाँ मसूद मियाँ, मुझे तुम्हारी दास्तान सुनने से बड़ी दिलचस्पी है। खान साहब, कुछ गलतियाँ मेरी अपनी हैं और कुछ मुसीबतें नाजिल हुई हैं मुझ पर। मैंने खान साहब को इब्तदा से हालात बताना शुरू कर दिए। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल लरज रहा था। मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैंने हकीम सादुल्ला साहब को ये कहानी सुनाई थी, और उसके बाद सादुल्ला जिंदा नहीं रहे थे। भूरिया चरण को ये बात सख्त नापसंद थी कि उसकी कहानी किसी को सुनाई जाए, मगर इस वक्त मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तान चांद खान को सुना दी। उनके चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे। मैं खामोश हुआ तो वो भी बहुत देर बाद खामोश बैठे रहे। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा रखा था। फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बड़ी बात है कि तुमने अपना ईमान कायम रखा। मैं खुद बहुत बुरा इंसान हूँ, पूरी उम्र हेरा फेरी में गुजारी है मैंने, मगर इतनी हिम्मत से मैं भी काम न ले पाता। तुमने एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर एक नापाक वजूद को ना पहुँचाकर जो नेकी की है, मेरा ईमान है कि उसके सिले से महरूम न रहोगे। ये काले जादू वाले ऐसे टूने टोटके करते रहते हैं और इस तरह से फ़ायदा हासिल करते हैं। इससे मलून को कोई बड़ा ही फ़ायदा हासिल होगा, वरना वो इस तरह तुम्हारे पीछे ना पड़ता। वैसे ना तो तुम्हें किसी ने मशवरा दिया होगा, ना ही तुम्हें इसका मौका मिला होगा कि इस सिलसिले में कुछ करते। क्या? मैंने पूछा। काले जादू का तोड़ भी तो होता है। मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला खान साहब, ना ही मैंने अपनी ये कहानी किसी को सुनाई। वो मनहूस साधु ये नहीं चाहता कि किसी को उसकी कहानी मालूम हो। खुदा आपको महफूज रखे खान साहब। मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यही तुम्हें बताना चाहता था। ये देखो। चांद खान साहब ने अपना सीना खोलकर मेरे सामने कर दिया। उनकी गर्दन में चांदी की मोटी जंजीर में चांदी का एक तावीज़ नजर आ रहा था। सारे जादू इससे टकराकर पाश पाश हो जाते हैं। सारी दुनिया के जादू इस तावीज़ के सामने बेअसर हैं। बहुत पुरानी बात है, मुझ पर भी मेरे दुश्मनों ने जादू कर दिया था। कोड़ी हो गया था मैं, सड़कों पर घसीटता फिरता था, पागल हो चुका था। लोग मुझसे घिन खाने लगे थे। फिर एक मर्दे हक की निगाह मुझ पर पड़ गई। अलीमुद्दीन खान था उनका नाम। रतौली नामी जगह है, वहाँ एक पुरानी मस्जिद है जिसमें एक नामालूम बुजुर्ग का मज़ार है। वो मुझे उस मज़ार पर ले गए। मैं 1 महीने तक मज़ार पर पड़ा रहा। तब एक सुबह फजर के वक्त एक कब्र के कतबे पर एक तावीज़ रखा मिला। अलीमुद्दीन खान साहब मेरे साथ थे। खुश होकर बोले, लो मियाँ चांद खान, दिलदर दूर हो गए तुम्हारे। दिलदर यानी कि मनूसियत, सारी अफलास और गुर्बत।
मुश्किल हल हो गई। ये तावीज़ गले में डाल लो। कोढ़ ठीक हुआ, दिमाग दुरुस्त हुआ और अब अल्लाह का फजल है। मगर ये तावीज़ किसी को दे नहीं सकता, हुक्म नहीं है, तुम्हारे लिए बेकार है। वरना खुदा की कसम दिल चाहता है कि तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूं। मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रतौली ले जाऊंगा। अलीमुद्दीन खान साहब की खिदमत में भी बहुत अरसा से हाजिरी नहीं दी, उनसे मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या खान साहब मेरी मुश्किलात का हल होगा? मैंने कहा। फिक्र मत करो, ये काम जरूर होगा, चांद खान ने कहा। मेरे दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई थी। मैं चांद खान के साथ देर तक बातचीत करता रहा। मुझे खुद भी यकीन आ गया कि चांद खान क्यों महफूज रहे। मनूस बोरियाचरण उस तावीज़ की वजह से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। खासी रात गए खान साहब आराम करने की हिदायत करके चले गए। मैं बेहद खुश था कि न जाने क्या क्या ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे। मेरी निगाहें छत पर जमी हुई थीं। फिर अचानक छत पर मैंने कुछ देखा। सफ़ेद चूने से पत्ती हुई छत पर स्याह धब्बे रिंग रहे थे। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। वो मुतहर्रिक थे। मैं चौंक पड़ा। स्याह धब्बे इतने बड़े हो गए कि पूरी छत उनमें छुप गई और फिर वो नीचे उतरने लगे। वो मकड़ियाँ थीं, मकरूह शक्ल की मनहूस मकड़ियाँ, जो लाखों की तादाद में थी। अपने जिस्म के लहसदार मादे से तार बनाती हुई वो सब नीचे उतर रही थी मेरी तरफ। उनका निशाना मैं ही था। मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। मुझ पर ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त आए थे कि अब कोई मुश्किल नहीं लगती थी, बल्कि हर लम्हा किसी नए हादसे का मुंतज़िर रहता था। हादसा ना होता तो सोचता कि अब कोई ज़्यादा बड़ा हादसा होगा। एसाब में पुख्तगी भी पैदा हो गई थी और ज़रा खौफ भी कम हो गया था। लेकिन इंसान तो था। मेरी साख्त में तो कोई तब्दीली नहीं हुई थी। खौफ के एहसास को ख़त्म तो नहीं कर सकता था। मैंने चांद खान को बोरियाचरण की कहानी सुना तो दी थी, लेकिन दिल इस एहसास से धड़कता रहा कि कहीं वो किसी मुश्किल का शिकार न हो जाए। बल्कि मुझे हैरत थी कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था। हाँ, चांद खान ने मुझे वो मुतबरक तावीज़ दिखाया था और मेरे दिल में अकीदत पैदा हो गई थी। आरज़ू भी बेदार हो गई थी कि काश उस मज़ार पर मुझे भी ज़िंदगी की नवीद मिल जाए। मगर ये मकड़ियाँ, शायद बोरियाचरण ने मुझे कोई नई सज़ा देने के लिए उन्हें भेजा था। मैं दहशत भरी नज़रों से उन्हें देखता रहा। जो जो वो नीचे आ रही थी, मेरे दिलो दिमाग में वहशत उतरती आ रही थी। मैं उन नन्ही नन्ही आंखों को देख रहा था, सुर्ख चमकती हुई आंखें जो बोरियाचरण की आंखें थी। कोई फर्क नहीं था उन आंखों में। उन आंखों में नफरत थी, गुस्सा था। वो लाखों आंखों से मुझे घूर रहा था। मकड़ियों ने छत से राब्ता खत्म कर दिया। वो कूद कर जमीन पर आ गईं। कैफियत ये थी कि कमरे की पूरी जमीन उनके मनहूस जिस्मों से ढक गई थी। तिल धरने की जगह बाकी नहीं रही थी। यही नहीं, वो दीवारों पर चढ़ गई थी, खिड़कियों और दरवाजों पर चढ़ गई थी, पर्दों पर नजर आ रही थी। उनके नन्हे नन्हे मुन्ने मुंह खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर्दों में सुराख होने लगे, दरवाजे की लकड़ियां बुरादे की शक्ल में बिखरने लगी। वो हर शय को खा रही थी, हर चीज को चाट रही थी और मैं उन्हें देख रहा था। मेरी आवाज बंद हो गई थी, मेरा बदन साकित था। एक बार जी में आई कि उन्हें मारो। बदन को जुम्बिश दी, लेकिन जिस्म मुझसे बागी हो गया। अपने अज़ा पर मेरा काबू न रहा। मुझे बस सांस लेने की इजाज़त थी, सोचने की इजाज़त थी। मैं बदन नहीं हिला सकता था। तावीज़ से चांद खान तो बोरियाचरण से महफूज था, लेकिन इस शैतान साधु को मुझ पर मुकम्मल इख्तियार था। वो चाहता तो ये मकड़ियाँ दीगर चीज़ों को छोड़कर मुझ पर पल पड़ती, मुझे चाट जाती, मेरे बदन में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाती। मैं उन्हें नहीं रोक सकता था। बोरियाचरण ये काम किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में कर सकता था, मगर उसे मेरी ज़रूरत थी। वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचने देता था। मंजर बेहद भयानक हो चुका था। खूनी मकड़ियां दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम खा चुकी थी, पर्दे चट कर चुकी थी, डेकोरेशन के लिए जो कुछ रखा था वो खा चुकी थी, दीवारों का रंग निगल चुकी थी। ये काम उन्होंने चंद मिनट में कर डाला था और मुझे अपनी मसहरी नीचे ढलकती हुई महसूस हो रही थी। वो उसे खा रही थी, यहाँ तक कि मैं फर्श नशीन हो गया था। मेरे पलंग का बिस्तर, गद्दा, तकिया सब उन मनहूस मकड़ियों के पेट में जा चुका था और अब वो मेरे बदन पर रेंग रही थी। मुझे उनकी सरसराहटें साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पूरे जिस्म पर छा गई थी। मेरी नाक, मेरी मुंह, मेरे पलकों से गुजर रही थी। मैं चीख नहीं सकता था। मैं उन्हें खुद पर से झटक नहीं सकता था। मैं बेबस था, मफलूज था। दहशत से मेरा वजूद ईंट रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। दिमागी कुव्वतें इससे ज़्यादा साथ क्या दे सकती हैं। मैं पे दर पे पेश आने वाले नाकाबिले यकीन वाक़यात से दो चार होकर कितना ही पुख्ता क्यों ना हो गया था, लेकिन ये दहशतनाक मंजर मेरे हवास छीनने में कामयाब हो गया और बिल आखिर खौफ की इंतहा ने मुझे उस कर्बनाक होश से निजात दिला दी। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है।
इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।